हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। और प्राचीन इतिहास के खंड से भी जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन बैंक जरूर देख रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, लेकिन हम लोग सेक्शन वाइज देख रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास से संबंधित 38वीं बीपीएससी से जो है 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए उसका वीडियो हम लोग देख चुके हैं। यह वीडियो होगा मध्यकालीन भारत के इतिहास के खंड से, है ना, मध्यकालीन भारत के इतिहास के खंड से जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का जो है कलेक्शन होगा इस वीडियो में। और यह जो है यह घटना चक्र का पुस्तक है, घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक है, जिसने बहुत ही सेक्शन वाइज तरीके से जो है क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को संग्रह करके जो है पब्लिश किया है इस पुस्तक को, है ना, क्वेश्चन बैंक को, जिसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक देखना जरूरी होता है, जिससे यह भी पता चलता है कि जो है क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है बीपीएससी में। और साथ ही साथ कुछ हिस्ट्री के जो प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न जो है रिपीट भी होता रहता है, तो इससे हम लोगों का कुछ जो है रिपीटेड जो प्रश्न होते हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे, और उसे पूछे जाने की भी प्रबल संभावना होती है, इसलिए देखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन बैंक को। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें सभी लोग जानते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे इसके बारे में समझ लीजिए। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति से बिलोंग करता था, मतलब तुर्क मुसलमान था, ठीक है। बचपन में जो है उसे निशापुर के काजी, है ना, निशापुर के काजी, उधर ही उसी एरिया के क्षेत्र के निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था, है ना, गुलाम के रूप में उसे खरीदा था। और काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और उसे शिक्षा भी दिया, ठीक है ना, शिक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया। तो ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ा करता था, बहुत ही सुरीले आवाज में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण उसे जो है एक जो है कुरान खवां भी कहा जाता है। तो आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुरान खवां के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कुरान खवां के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक ही जाने जाते हैं, क्योंकि वह बचपन में कुरान को बड़े मीठे स्वर में गाया करते थे, ठीक है। तो यह है। फिर बाद में निशापुर में जो है निशापुर से गजनी लाया गया उसे, और गजनी के जो गौरी थे शासक मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। तो अब वो मोहम्मद गौरी के गुलाम हो गए। तो मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ में जो है यह गुलाम के रूप में मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और जो है पूरे जो मोहम्मद गौरी भारत में जितने भी क्षेत्र को जीतता गया, और उसका सारा भार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता चला गया। तो बाद में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई 1206 में, तब ऐबक ने अपने सुल्तान की उपाधि धारण की, और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, मतलब अपने आप को एक गुलाम वंश को स्थापित किया भारत में, और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करके वो अपने आप को मोहम्मद गौरी का मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रखा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी भारत में, ठीक है। पहले जो गुलाम वंश का जो यहाँ पर नींव रखी गई, तो लाहौर उसका राजधानी हुआ करता था, बाद में दिल्ली हो गया, ठीक है। तो ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो प्रारंभिक राजधानी लाहौर थी, ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया, ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है, ठीक है। और ये इसके बारे में क्या है, देखिए, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श भी कहा जाता था, मतलब जितना भी युद्धों में वो धन संपत्ति जीतते थे उसे वो दान भी कर देते थे, इसलिए उन्हें लाख बख्श भी कहा गया है, ठीक है। फरिश्ता जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने भी यह बात कही है कि जो है लाख बख्श उसे कहा जाता था यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करता था, तो उसे खुदा बख्श लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है।
कुरान खवा के पद से तो वो जाने ही जाते थे, क्योंकि वो कुरान बड़े सुरीले में गाया करते थे। ठीक है, ये चीज़ है। और उनको जो है साहित्य से अनुराग था, मतलब साहित्य में उतनी रुचि नहीं थी, और लेकिन स्थापत्य कला में उनकी रुचि थी, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में रुचि थी। इसलिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपका नींव रखा था कुतुब मीनार का। नींव जरूर रखा था लेकिन बना नहीं पाया, है ना। इल्तुतमिश ने उसको जो है बनवाया, ये चीज़ है। तो इस तरह से तत्कालीन विद्वान हसन निजामी, है ना, और फ़ख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था, ये चीज़ है। हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर उसके दरबार में रहा करते थे। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए। ये जो विद्वान लोग हैं ये है। तो निजामी जो है, निजामी हसन निजामी जो है का जो क्या चीज़ लिखे थे, वो तो ताज उल मासिर की रचना की थी। ये भी एक प्रश्न बन सकता है आपको, ताज उल मासिर की रचना किसने की थी, तो हसन निजामी ने किया था। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। ठीक है, तो दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और कुतुब मीनार का नींव जो है रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो ये कुछ प्रश्न बनते हैं, तो इनको आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। एकता का मतलब होता है प्रांत व्यवस्था, प्रांत शासन को एकता में बांट देना और प्रांतीय स्तर पर शासन को व्यवस्थित तरीके से करना। तो मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो क्षेत्रों को जीतते जा रहे थे, तो उस सारे क्षेत्रों को मिला करके वो एकता में परिवर्तित किया, है ना, क्षेत्रों में। तो मोहम्मद गौरी की विजय के बाद, है ना, शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को ही, है ना, जो कि उनका विश्वसनीय गुलाम था गौरी का, तो 1191 ईस्वी में जो हाँसी एकता जो है ना, एकता प्रांत मतलब प्रांतपति बनाया इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को, हाँसी का। हुआ क्या था कि 1191 और 92 में जो युद्ध हुई थी, 92 में जो तराइन की द्वितीय युद्ध हुई थी, अब 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध, है ना, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुई थी मोहम्मद गौरी की, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत सपोर्ट मिला था उनको, मोहम्मद गौरी को साथ मिला था। ठीक है ना, तो इसी से खुश होकर के जो है उन्होंने प्रथम एकता बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो ये चीज़ है आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 1192 से लेकर के 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत में जो है, मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत में विजित भागों का प्रशासन संभालता रहा। इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। अपने स्तर से कुछ क्षेत्रों को और भी जीतता गया, विस्तार करता गया। मोहम्मद गौरी यहाँ से जीत करके चले जाते थे और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर जीते हुए क्षेत्र पर शासन भी करते थे और जो है बाकी क्षेत्रों को भी जीतने का प्रयास किया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ था। और 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो फिर उन्होंने यहाँ पर सारे क्षेत्रों पर जिस पर गौरी के द्वारा जीता गया था, मोहम्मद गौरी के द्वारा, उन पर जो है एक गुलाम वंश का स्थापना करके शासन प्रारंभ किया। ठीक है, तो यह है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक जो है गुलाम था, विश्वसनीय सेनापति कहिए, गुलाम कहिए, है ना, असिस्टेंट कहिए था, उसी प्रकार से बख्तियार खिलजी भी जो है गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को जो पूर्वी भारत की तरफ में जीतने का जो है इनको भार मिला था। पूर्वी भारत मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस सब क्षेत्र में। तो यही हुआ। तो बख्तियार खिलजी जो है पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल को जीतने के लिए आया और बिहार में भी आक्रमण किया। बिहार में जितने भी जो है पाल वंश के द्वारा बनाए गए जितने भी स्ट्रक्चर थे, उन सारे स्ट्रक्चरों को ध्वस्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया, तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाया। फिर बंगाल गया तो बंगाल में लक्ष्मण सेन का जो है राजधानी नदिया में जो है पहुंच गया। लक्ष्मण सेन इनका नाम सुन करके ही जो है पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। तो ये है मुस्लिम विजेता जो है बख्तियार खिलजी थे बिहार में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। बख्तियार खिलजी के बारे में बस यही है। बख्तियार खिलजी 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार में विजय किया। 1202 तक जो है बिहार में वो तांडव मचाता रहा। नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस किया। राजधानी औदंतपुरी
पर कब्जा कर लिया। उस समय बिहार में जो है का उदंतपुरी राजधानी हुआ करती थी, जो कि बिहार शरीफ में पड़ता है ना। उसने 1204 से 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया, है ना। वहाँ के शासक लक्ष्मण सेन थे, सेन वंश के, जो कि बिना युद्ध लड़े ही भाग खड़े हुए। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश किया और बुरी तरह लूटपाट की, है ना। राजा के अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और वह बख्तियार खिलजी के अधीन आ गया। तो ये चीज़ है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कब, किस चीज़ से? तो तबकात ए नासरी रचना से हमें ज्ञात होता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था और तांडव मचाया था, तहस नहस किया था। ठीक है, तो ये तबकात ए नासरी के रचनाकार कौन है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। मिनहाज है, मिनहाज और सिराज, ये इनके रचनाकार हैं, है ना। तो ये चीज़ है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा विहार का विध्वंस किया था किसने? था नालंदा विहार मतलब नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा महाविहार भी कह सकते हैं, तो बख्तियार खिलजी ने विध्वंस किया था। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था कब? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वो किया था आपको मलिक जानी को। हुआ क्या था कि जब इल्तुतमिश गुलाम वंश से ही बिलोंग करते थे, जो है ये 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 1236 तक रहे। तो इस कालखंड में वो जो है बिहार के क्षेत्र में मलिक जानी को भेजा, है ना। यहाँ पर उस समय दाऊद का शासन हुआ करता था, है ना। जो है दाऊद करारणी का शासन हुआ करता था, जिसको पराजित करने के लिए बिहार पर, है ना, दिल्ली सल्तनत का कब्जा इल्तुतमिश ने अपना कब्जा, गुलाम वंश का कब्जा स्थापित करने के लिए इनको भेजा था, है ना, मलिक जानी को। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह प्रथम मुस्लिम शासक मतलब दिल्ली सल्तनत के वह शासक जो थ्योरी ऑफ किंगशिप को जो है राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया और थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, 2 तरह के दिया। तो वो थे आपका बलबन भी गुलाम वंश से ही बिलोंग करते थे। तो ये जो है ये थ्योरी ऑफ किंगशिप था क्या? मतलब इसका मतलब ये था थ्योरी ऑफ किंगशिप का कि जो है ईश्वर के बाद राजा ही सब कुछ है। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, है ना। थ्योरी ऑफ किंगशिप मतलब यही हुआ, ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब ईश्वर का मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि है, मतलब नियाबत ए खुदाई, इसको कहा गया नियाबत ए खुदाई। और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात आता है, ऊपर पैगंबर नीचे सम्राट राजा। ठीक है, यही है, इस सिद्धांत का यही था। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसके पुत्र बुगरा खां से कहा था, उसने अपने पुत्र बुगरा खां, ये भी एक प्रश्न बनता है, बुगरा खां कौन था? तो बलबन का पुत्र था। तो बुगरा खान से उन्होंने कहा था अपने पुत्र बुगरा खान से कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, निरंकुश है, मतलब इसको कोई अंकुश नहीं लगा सकता, जो निर्णय राजा लेगा वही सबको मान्य होगा, है ना। इसको कहते हैं निरंकुशता का सिद्धांत। ठीक, ये है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, वो थे बलबन। ठीक है, तो बलबन के बारे में तो जानते हैं, बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत मतलब राज करने का सिद्धांत, है ना, जो है शासन करने का जो सिद्धांत था, 2 मुख्य विशेषताएं थी। एक, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है ना, थ्योरी ऑफ किंगशिप यही हुआ। और दूसरा जो था सुल्तान का निरंकुश होना, मतलब उससे कोई अंकुश नहीं लगा सकता उसके निर्णयों को, है ना। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियामत ए खुदाई, है ना, ये है गया। तो ये है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब उसने राजत्व मतलब किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कहा है खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी भी बलबन की तरह ही
बलबन की तरह ही किंगशिप थ्योरी को मानता था और उससे भी थोड़ा सा आगे चलते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शरीयत के नियमों को और उलेमाओं के बातों को मानने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को जो अच्छा लगता था वही करता था, मतलब बलबन से भी थोड़ा एक स्टेप आगे समझ सकते हैं। तो ये चीज़ है। जियाउद्दीन बरनी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है ना, ये चीज़ है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर जो है राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया। मतलब मुल्ला उलेमा और जो भी धार्मिक ग्रंथ है जो भी कहता है उसको भी वो नहीं मानने लगा, शरीयत के नियमों को भी नहीं मानने लगा। वो जो सोचता था वही एक्शन में लाता था, वही निर्णय लेता था, तो निरंकुश तरीके से। तो ये है। तो बलबन से भी एक स्टेप आगे चल करके तो इनका सिद्धांत हो गया कौन सा, जो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित, ये वाला। वो कहा भी करता था, मैं नहीं जानता, व्याख्या करते हुए स्वयं कहता था कि मैं नहीं जानता कि, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है, मतलब शरीयत की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ, मतलब वही निर्णय लेता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। ये बड़ा गजब का स्टेटमेंट है उनका। नहीं, इसी स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि वह जो उनका जो शासन करने की जो तौर तरीका था वह धर्म पर राज्य का जो है प्रभाव को दिखाता है, धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, इस तरह से वो दिखता है ना। तो ये इस तरह से मतलब धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसे कौन दिल्ली सल्तनत के शासक थे जिन्होंने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने से रोक लगा दिया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये भी जानते हैं कि जब खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी शासन में आए थे, गद्दी पर बैठे थे, तो उनके शासनकाल के दौरान मंगोलों का आक्रमण तेजी से बढ़ने लगा था। तो मंगोल के जो का आक्रमण तेजी से बढ़ने लगा था, तो उसको रोकने के लिए जो है जफर खान, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, बहुत ही प्रिय सेनापति, तो जफर खान इसी मंगोल को दबाने के लिए, मंगोल को पीछे हटाने के जो है मिशन में ही ये मारे गए थे, उनके विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ये है प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए। ठीक है, तो ये चीज है। अगला है देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है। तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह, है ना। रानी पद्मती का जो पति का नाम था राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अब देखिए 1540 में पद्मावत की रचना हुई और ये घटना है 1200 जो है 80-90 के दशक का है ना। तो ये है, तो उस समय जो है पद्मावत 1540 में हुई थी। पद्मावत में के अनुसार, है ना, की रचना, कभी कभी यह सवाल पूछा जाता है पद्मावत की रचना किसने की, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। अब इसमें कहानी क्या है, तो पद्मिनी जो कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी, बहुत ही सुंदर थी, विदुषी थी, तो उसके बारे में यह कहानी है ना। अमीर खुसरो ने जो है इसी कहानी, और ये भी कहा जाता है कि रतन सिंह और विदुषी थी, उनकी पत्नी थी, रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, जिस पर जो है अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ को घेरा था तो उसको नज़र पड़ गई थी, और जो है आपका इस तरह से फिर आखिर इसमें जो है एक इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जब अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख एक ग्रंथ में किया था, तो उसी से प्रेरणा लेकर के जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने यह पद्मावत की रचना की है। तो रानी सैबा से मतलब था यही जो है पद्मिनी, और सुलेमान से मतलब था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये रचना थी अमीर खुसरो की सुलेमान और रानी सैबा की प्रेम प्रसंग। ठीक, उसी के पर आधारित है पद्मावत, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने बाद में की है। ठीक, ये है। इस पर फिल्म भी बनी है, फिल्म तो आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये चीज़ है।
और 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी दक्षिण में पड़ता है, तो देवगिरी का शासक अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्रों का विस्तार हो रहा था खास करके दक्षिण भारत में, तो उस समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव थे, ठीक है, ये चीज़ है। तो पहले आक्रमण से डर करके रामचंद्र देव जो है इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन बाद में जो है स्वीकार कर ली और टैक्स वगैरह राजस्व वगैरह देने का जो है भेंट देने का जो है कबूलनामा किया कि हम नियमित तौर पर भेजा करेंगे। लेकिन 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा। 1305 और 1306 में कर को भेजने से वादा किया था कि भेजेंगे प्रत्येक वर्ष, लेकिन 1305 में लगातार 1296 से 1305 तक लगातार भेजता रहा, लेकिन 1305 और 1306 में जो है भेजने से इनकार कर दिया, जिस कारण 1307 इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना को भेजा और देवगिरी पर आक्रमण किया और राजा रामचंद्र देव को युद्ध में पराजित किया। ठीक है, उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया उसके बाद। फिर ये है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है। तो खालसा भूमि होता है कि गवर्नमेंट की भूमि है ना, केंद्रीय सरकार की भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। तो अलाउद्दीन के खिलजी के काल में ही जो है जितनी भी भूमि थी जो जागीर के रूप में लोग कब्जा करके रखे थे, उस पर कोई टैक्स वगैरह भी नहीं देते थे, तो उस सारे भूमियों पर कब्जा किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, मतलब राजा की तरफ से, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, और उन सारे ज़मीनों को एकत्र करके जो है उसको खालसा नाम दिया गया। तो खालसा भूमि का जो है अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, उसने उस सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, मतलब राज्य द्वारा किसी को इनाम मिला था बहुत पहले, संपत्ति जो है किसी को पेंशन के रूप में मिला था, किसी को वेतन के रूप में मिला था, लेकिन बाद में जो है वो अनरिकॉर्डेड रह गया था, तो उसको छानबीन करके उस सारे ज़मीनों को छीना गया सभी से, और वक्फ की भूमि भी छीना गया। धर्मार्थ को बढ़ाने के लिए भी जिसको ज़मीन मिला था, तो उनको उस भूमि को भी छीना गया और सारे भूमि को मिला करके खालसा भूमि में बदल दिया गया। ठीक है, ये है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया सी आंसर। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट में करवाया था। कुतुब मीनार जिसका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के पास में अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों से और तथा संगमरमर के द्वारा किया गया था। 1311 में यह बनकर तैयार हो गया था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा हुआ कमरा था। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में है ना, तो उसी से इंस्पायर होकर के बनाया गया था, उसी की तरह यह चौकोर था। यहाँ छत पर एक गुंबद नुमा जो है आकृति बनी हुई थी और इसके चारों दीवारों पर जो है मेहराब हुआ करता था, जो प्रवेश द्वार था इन करने का। ये है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया है। दिल्ली के ऐसे तो अगर शुरुआत कहें कि दिल्ली के कौन से सुल्तान ने नहरों का निर्माण शुरू किया, तो वो था तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, इस तरह से कुछ नाम है। लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया, तो ये सवाल है आपका फिरोज शाह तुगलक आंसर हो जाएगा इस सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है। तो फिरोज तुगलक का शासन काल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। एक प्रश्न यह भी बनता है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने प्रथम सिंचाई कर लगाई और उस सिंचाई कर का नाम क्या था, तो हक-ए-सर्ब के नाम से सिंचाई कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने इस तरह के कर को लगाया। किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी लेते थे, वो पैदावार का 1/10 भाग सिंचाई कर के तौर पर देते थे, हक-ए-सर्ब के नाम पर दिया करते थे, है ना। तो ये चीज़ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था।
तो दारुल सफ़ा जो था एक खैराती अस्पताल था जो कि फ्री में इलाज होता था। वहाँ पर फ्री के हकीम बैठा करते थे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नियुक्त हकीम, है ना। डॉक्टर को हम हकीम कहा जाता है, हकीम कहा जाता है। तो राज्य के खर्चों पर, मतलब सरकार के खर्चों पर, राजा के खर्चों पर, है ना, हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक भी फिरोज शाह तुगलक है। और उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम को भी रखा। ठीक है, ये है। ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए भी एक विभाग का गठन किया था। वो कौन किया था? कौन से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे? तो वो थे आपका फिरोज शाह तुगलक। सी आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई और के लिए कुछ उपकार के कार्य भी किया करते थे। नियुक्ति के लिए, मतलब बेरोजगारी दूर करने के लिए एक दफ्तर खोला जिसको रोजगार दफ्तर भी कहा जाता था। खोलकर प्रत्येक मनुष्य को गुण और योग्यता के आधार पर जांच पड़ताल करके उसको नौकरी दी जाती थी, नियुक्ति दी जाती थी बेकारी की समस्या से निजात पाने के लिए। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बेकारी दूर करने के लिए कौन से सुल्तान जो है पहल किया था, या बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार विभाग या बेरोजगार के लिए ऑफिस कार्यालय खोला था? तो ये फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? हाँ, सबसे अधिक गुलाम थे तो ये थे आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को बहुत सारे गुलाम रखने का शौक था और सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं उनमें से सर्वाधिक गुलाम इन्हीं के शासनकाल में रहे हैं और यही इनको ले डूबा है, इनके खजाने को खाली कर दिया। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। दास मतलब गुलामों का बहुत शौक था, है ना। मतलब वैसे लोगों को रखना जो उनका जी हजूरी करता रहे। उनके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान भी बना दिया गया था जो कि इन दासों को देखभाल किया करते थे। गठन किया था दीवाने बंदगान। कभी कभी आपको यह भी सवाल पूछ लेगा कि यह दीवाने बंदगान कौन सी विभाग थी? तो यह दास विभाग को देखा करती थी, यह विभाग, है ना। दासों के कल्याण के लिए, है ना, गुलामों के कल्याण के लिए कौन से विभाग काम करती थी? तो वो दीवाने बंदगान। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था, उनके खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ, है ना। 10 से 100 टंके के बीच वेतन भी दिया जाता था दासों को और कुछ कुछ वर्क भी लिया जाता था, है ना। इस तरह से कभी कभी जागीरें भी दे दी जाती थी। तो फिरोज का यह शौक जो है राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, है ना, ये चीज़ है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो दिल्ली सल्तनत के वैसे सुल्तान जो फलों के उत्पादन को भी बढ़ाने का प्रयास किया और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का भी प्रयास किया। बागवानी, तो बागवानी के शौकीन थे यही आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बागवानी के शौकीन थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 मतलब 1200 नए बाग लगवाए थे। अलाउद्दीन ने 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। तो ये 1200 नए बाग जो है फिरोज शाह तुगलक, बागों में अभिरुचि थी, ये ना, फल की बागवानी में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये अब्दुल रज्जाक, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य भी आपका जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ही आता है। तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है यह आया था आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में। जब विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय का शासन हुआ करता था तब यह अब्दुल रज्जाक आया था, है ना। फारसी राजदूत था। अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा। विजयनगर साम्राज्य में भी 4 वंश का शासन हुआ है ना, संगम, सुलूब, तुलूब, इस तरह से, है ना। तो संगम वंश के शासन थे जो है देवराय द्वितीय के काल में यह आया था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसने यात्रा वृत्तांत भी लिखा था। सदाइन और मज्म उल बहरीन किसने लिखी थी? तो ये लिखा था आपको अब्दुल रज्जाक ने। देवराय द्वितीय के शासनकाल में वह आया था भारत। तो ये भी आपको एक प्रश्न बन सकता है ना। यात्रा वृत्तांत मतलब वो जो घूम घूम करके जो भी चीज़ देखा उसे पुस्तक में जो है लिख दिया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर जब
आक्रमण कर रहे थे भारत पर, तो उस समय किस वंश का राज यहाँ पर चल रहा था? तो वो था सैयद वंश, है ना, सैयद वंश, है ना। तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश यहाँ पर शासन किया है दिल्ली सल्तनत में। तो तैमूर के आक्रमण 1398 में हुई थी और ने तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया। उसके बाद 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और 1413 ईस्वी में, मतलब तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन थे और जो है जिसके बाद 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने जो है ये कर दिया, है ना, पराजित कर दिया और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तो तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था खिज्र खान और वो खिज्र खान जो है गद्दी पर बैठ गया और नए वंश जो है आपका सैयद वंश की स्थापना की, नींव डाली। ठीक है, ये बात है खिज्र खान ने। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा नगर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी और जिसके पुत्र थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का ओरिजिनल नाम निजाम खान था, जिन्होंने जो है यह आपका आगरा नगर को बसाया था 1504 ईस्वी में। और आगरा नगर बसाने के पीछे भी कुछ कारण था। तो कारण यह था कि राजस्थान के राजाओं को जो है साधने का प्रयास करना, शासकों को साधने का प्रयास करना, चूँकि बीच में आगरा पड़ता था, इसीलिए जो है 17 जुलाई 1489 को निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। ये बात तो सही है। और वह लोदी वंश का महानतम शासक था, मतलब लोदी वंश में सबसे महानतम शासक यही हुआ। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर, ठीक है, नियंत्रण लगाने या अंकुश लगाने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया, इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया, मतलब कृषि और व्यापार की उन्नति का केंद्र बनाया आगरा को। नाप का पैमाना भी उन्होंने एक चलाया, गजे सिकंदरी। ये भी एक प्रश्न बनता है, गजे सिकंदरी नाप का पैमाना या स्केल जो है किसने चलाया था? तो सिकंदर लोदी ने। उसी के समय में आरंभ किया गया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की, ये बड़ी बात है, परोपकारी वाला कार्य। उसके समय में योग्य व्यक्ति की सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। मतलब यह है कि उनको शिक्षित लोगों का संसर्ग बड़ा पसंद था और वह एक रूल बना दिए थे कि प्रत्येक 6 माह पर एक लिस्ट हमारे सामने लाया जाए कि कितने लोग किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी रुचि रखते हैं, कौन कौन से विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनका लिस्ट इनके सामने आया करता था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया गया था, जिनका नाम फिरंगे सिकंदरी रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो है एक गायन विद्या का भी श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी उन्हीं के समय में। और वो कविता भी लिखा करते थे, बहुत शौकीन थे। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन थे और गुलरुखी उपनाम से वो कविता भी लिखा करते थे, है ना। ये है गुलरुखी हेडलाइन से वो टॉप उनका जो है शीर्षक हुआ करता था गुलरुखी, और वो फिर वो बहुत सारे कविता लिखा करते थे इसी गुलरुखी के शीर्षक से। तो ये हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनी वंशों से गोवा को जो छीना था वह था आपका हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो है बहमनी से गोवा को छीन लिया था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हो गई थी। बुक्का कौन थे? तो हरिहर और बुक्का को तो जानते होंगे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों में से एक था हरिहर और बुक्का। तो 1377 में बुक्का की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र हरिहर द्वितीय ने जो है सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, और उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीत लिया। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल भी किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता यह हुई कि पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना, मतलब बेलगांव और गोवा को छीन लिया हरिहर द्वितीय ने, है ना। बहमनी राज्य से, बहमनियों से गोवा को छीन लिया। वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। कौन? हरिहर द्वितीय। तो ये चीज़ है आपका। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? हसन गंगू के द्वारा किया गया था 1347 ईस्वी में, है ना।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कृष्णदेव राय ने जो है यह आपका गोलकुंडा का युद्ध जो लड़ा था वो कुली कुतुब शाह से लड़ा था, कुली कुतुब शाह से। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर जो है आक्रमण किया। वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हो गई थी। इसमें कृष्णदेव राय जीत गया था। ठीक है, तो ये आपका गोलकुंडा का युद्ध पूछा जाएगा तो ये कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था वो था भू राजस्व। भू राजस्व से अधिकतर कर आता था, बाकी से भी आता था, बंदरगाहों से भी आता था आमदनी, अधिशेष लगान से भी आता था, लेकिन भू राजस्व सबसे अधिक आता था। ठीक है, तो ये प्रश्न है। और भू राजस्व जो है 1/6 लिया जाता था उपज का, और उसको शिष्ट कहा जाता था। भूमि कर को क्या कहा जाता था? शिष्ट वसूल विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो ये है। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 जो विभाग जिस विभाग के अधीन यह भूमि कर वसूला जाता था उसको कहा जाता था 58। तो विजयनगर साम्राज्य जब पढ़िएगा तो ये सब टर्म आने वाला है, इसलिए है ना। तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष मिलता है वो मिलता है आपको हम्पी में, है ना, हम्पी। तो हम्पी में ही इसका खंडहर है। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी है ना का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब वही हम्पी राजधानी था विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। उसी समय विरूपाक्ष मंदिर भी बना था, हम्पी में ही है। हम्पी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी लिस्टिंग किया गया है। इसका जो है विरासत स्थलों की सूची में नाम दर्ज है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है किस चीज़ से? दीवान ए अर्ज जो है ये रक्षा विभाग से संबंधित है ना, सैन्य विभाग से संबंधित है। तो इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था बलबन ने, है ना। आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल के में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने आरिज कहिए या दीवाने अर्ज कहिए, सैन्य विभाग हुआ करता था या रक्षा विभाग हुआ करता था, जिसके अध्यक्ष को हम आरिज ए मुबालिक कहा करते थे, है ना, अर्ज ए मुबालिक या आरिज ए मुबालिक। तो यह जो है अधिकारी होता था, सबसे प्रमुख अधिकारी सेना का। आरिज ए मुबालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था, बस वही बात है। तो इसकी स्थापना बलबन ने की थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, विभागों की स्थापना किस शासक ने की, कौन सी विभाग होगी, ये महत्वपूर्ण बात है, पूछा जाता है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़, है ना, रायगढ़ ये है। तो शिवाजी के बारे में ये भी जानते हैं कि अपना जो राज्याभिषेक कराया था 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, है ना, छत्रपति, उसी में छत्रपति उपाधि धारण की थी उन्होंने। और जो राज्याभिषेक जो कराया था वो बनारस के पंडित जो है गंगा भट्ट से कराया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। और रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया था, ये है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरजमी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजमी प्रथा जो है मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। इसका मतलब यह होता था कि मराठा काल में सरजमी प्रथा चलती थी जो भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था। इस काल में मराठी जागीरदारों को सरजमी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता था। मतलब है कि मराठा जागीरदारों को, मतलब कुछ मराठा सरकार में, मराठा राज्य में जो ऊंचे पद पर काम करते थे लोग, तो उनको जो है वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उनके जीवन यापन के लिए, उसे सरजमी कहा जाता था। ठीक, ये चीज़ है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज का संस्थापक जो है ये था आपका अलाउद्दीन हसन गंगू। दक्कन के अमीरात सदा के विद्रोह के परिणामस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में 1347 ईस्वी में जो है बहमनी राज का स्थापना हसन गंगू ने किया था, है ना, हसन गंगू ने किया था। ठीक है, हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ही जो है ये गद्दी पर बैठा था। यही हसन गंगू 1347 में सिंहासन पर बैठा था। बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी,
है ना, ये है। उसने गुलबर्ग को अपना राजधानी बनाया था और यही हसन गंगू के द्वारा स्थापित जो यह राज्य था आपका जो है बहमनी राज, ये 5 क्षेत्रों में बटा था। गुलबर्ग, है ना, दौलताबाद, बरार, बीदर, है ना। पहले तो 4 क्षेत्र में 4 प्रांत में बांटा था, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार, बीदर। बाद में एक और जुट गया, बीजापुर, है ना, तो हो गया 5, है ना। ये चीज़ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर कौन है? भूमि कर कौन है, बस सवाल यह है। तो इसमें से जो है खराज भी भूमि कर है, उसर भी भूमि कर है, मुक्तई भी भूमि कर है, खुम्स नहीं है। खुम्स युद्ध में लूटा गया धन है, ठीक है, खम्स या खुम्स कहते हैं। तो खराज जो है ना, ये लिया जाता था आपको गैर मुस्लिमों से भूमि कर, गैर मुस्लिमों से भूमि कर लिया जाता था। उसर जो है मुस्लिमों से भूमि कर लिया जाता था, है ना, वो 1/10 भाग लिया जाता था उपज का। अब मुक्तई जो है एक मिश्रित प्रणाली थी भू राजस्व की, जिसमें जो है जमीन के पैमाने के आधार पर, है ना, जैसे कि कटाई के आधार पर, कभी कभी मापन के आधार पर, कभी कभी बुआई के आधार पर ले लिया जाता था। तो मुक्तई था एक मिश्रित प्रणाली थी, है ना, जो है भू राजस्व की। लेकिन खुम्स क्या था? तो खुम्स था एक प्रकार का लूट खसोट का धन हुआ करता था, युद्ध में लोग लूटते थे, जीतते थे, ठीक। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ इसमें दिया गया है ना। 34 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? मतलब जितना बुआई होता था उसका जो है मतलब नपाई का मतलब जमीन के नपाई का, फसल के नपाई का जो है आधा राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। ये 50% भू राजस्व मतलब आधा भाग उपज का, ठीक। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन चकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन चकारिया जो थे वो सोहरावर्दी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। सूफी का ही एक संप्रदाय था, सोहरावर्दी संप्रदाय। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन चकारिया 1182 से 1262 ईस्वी में प्रारंभ किया था। सूफियों की इस संप्रदाय में शेख सदर उद्दीन आरिफ, ये जो है रुकनुद्दीन अबुल फतह, ये सब की भूमिका रही थी यहाँ पर सोहरावर्दी संप्रदाय को आगे बढ़ाने में। 36 है, देखिए, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये था आपको जो है आंसर हो जाएगा इसका शेर शाह और इस्लाम शाह। शेर शाह और इस्लाम शाह हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। शेर शाह के पुत्र थे इस्लाम शाह, इसलिए ई आंसर दिया है, ठीक। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इसका जो है सॉल्यूशन देख लीजिए, पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया, है ना। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। 1553 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी इस्लाम शाह की। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में अलग अलग विभाजित करके बांट करके रखा था टुकड़ियों में। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन का यह प्रणाली प्रचलित थी, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। शेर शाह और इस्लाम शाह दोनों के समय में। 37 नंबर क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का संबंध जो है राज्य कानून से संबंधित था, ठीक है, ये है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका और ससगनी जो है ये चांदी के हुआ करते थे और जीतल तांबे के। तो ये हो गया ए आंसर, चांदी चांदी तांबा, ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में कागज का जो प्रयोग है यह हुआ था 12वीं शताब्दी में प्रारंभ, ठीक है, वो भारत में। लेकिन चीन को इसका श्रेय जाता है सबसे पहले। चीन में विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, मतलब 1105 ईस्वी में सबसे पहले इसका जो है पेपर का संरक्षित किया गया है संग्रहालय, आशुतोष संग्रहालय में, जो कि कलकत्ता में है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। पंचरक्षा शीर्षक से जो है यह कागज संरक्षित है आशुतोष संग्रहालय में, ठीक है।
देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी का जो लेखक है मिन्हाज उस सिराज हैं। और इस किताब में जो है ना बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार बंगाल में जो आक्रमण किया गया और जो तांडव मचाया गया उसका जिक्र है। ठीक है, तबकात ए नासरी मिन्हाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया था। ठीक है, ये नासिरुद्दीन सुल्तान कौन थे? तो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। ये है, ये 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। ठीक है, इसी ग्रंथ में वह जिक्र है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल को ध्वस्त किया। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या, उन्होंने जो है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मतलब जितने भी भक्ति काल के जितने भी संत हुए वह अपना प्रवचन उसी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर दिया करते थे ताकि लोग अच्छे से समझ सके, और तभी जो है क्षेत्रीय भाषाओं का जो है चलन बढ़ा और उसका जो है विकास हुआ। तो भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण भी किया, कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न भी थे, लेकिन उनका एक कॉमन चीज़ था कि वह अपने अपने क्षेत्रों की भाषाओं को आधार बनाकर ही जो है वो प्रवचन दिया करते थे। हिंदी का विकास में कहिए, पंजाबी भाषा का विकास, बांग्ला कहिए, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषा के विकास में इन संतों का जो है इन भाषाओं की उन्नति में इन संतों का काफ़ी योगदान है, भक्ति आंदोलन के संतों का। ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे और जो है ये अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने 7 सुल्तानों का राज देखा था जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे और उनका शासन वो देखते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए, ये भी रिकॉर्ड है। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। जलालुद्दीन मतलब खिलजी वंश के संस्थापक जो थे, लेकिन इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ठीक है, जो प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो के माध्यम से भी जलालुद्दीन ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन तब भी नहीं मिल पाए। किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है, मतलब फिर अलाउद्दीन खिलजी भी मिलना चाहा। जब पता चला कि अब वो आने वाला है तो वो औलिया ने सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया, ना ही मिले और ना ही इनकार किया। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन जब उनसे मिलना चाहा तो आज्ञा मांगी मिलने का, तो उन्होंने कहा कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। मतलब मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। इनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है ना, शेख निजामुद्दीन औलिया को। महबूब ए इलाही मतलब जो है अल्लाह के प्रिय, मतलब ईश्वर के प्रिय। ये है आपका 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। पद्मावत की रचना भी मलिक मोहम्मद जैसी ने ही की है। पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया मोहम्मद जैसी, और पद्मावत है ना भी रचना, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम, ये तीनों रचना जो है मोहम्मद जैसी का ही है, जो है आपका मलिक मोहम्मद जैसी का। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तब बाबर की जीत का युद्ध मुख्य कारण जो था वो था आपका उसकी सैन्य कुशलता। सैन्य कुशलता सबसे प्रमुख कारण था उनके विजित होने का। जो चूँकि इब्राहिम लोदी उतने कुशल नहीं थे, भले उनके पास सैन्य की टुकड़ियाँ अधिक थी, सैनिक अधिक थे, लेकिन वो उतने कुशल नहीं थे। कोई उद्देश्य नहीं था, कोई एक रोड मैप नहीं था। ठीक है, लेकिन और भी चीज़ उनको जिताने में प्रमुख भूमिका निभाया है, मुख्य भूमिका निभाया, जैसे घुड़सवार सेना भी, तुगलमा युद्ध नीति है ना, अफगानों की जो है आपसी मतभेद, ये भी कारण था। लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो बाबर का रहा उसकी सैन्य कुशलता ये है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजु के बाबरी जो है बाबर की एक आत्मकथा है और इसे तुर्क भाषा में ही लिखा गया था, बाद में इसे फारसी में अनुवाद किया गया। तो तुजु के बाबरी बाबर ने खुद स्वयं लिखा था। ठीक है, बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी या इसको बाबरनामा भी कहते हैं। ठीक है,
मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? तो फारसी थी, और ये बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था, जिसको फारसी में बाद में कन्वर्ट किया गया। 46 नंबर क्वेश्चन थी कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने, जब है बाबर के बाद हुमायूं शासक बना मुगल साम्राज्य, तो वो जो है चुनार के दुर्ग पर जो है 1532 में आक्रमण किया था। उस समय चुनार जो है वो शेर खान से लड़ाई हुई थी उनको, जिसके बाद से जो है 4 महीने तक घेरे रखा था चुनार के दुर्ग को हुमायूं ने, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। शेर खान का जो है चुनार के दुर्ग में ही रहा करते थे, तो ये शेर खान से पहला जो है टक्कर यहाँ पर हुआ है। उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये थी आपका जो है हाजी बेगम, है ना। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में करवाया था, 1564 में करवाया। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास ने बनवाया था, वास्तुकार थे वो मिर्जा गयास। श्वेत संगमरमर से बना भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा। इस मकबरे के परितः मतलब चारों तरफ से एक बाग की भी रचना हुई है। तो ये है हाजी बेगम, जो कि अपने बादशाह पति का जो है बनाया था, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करा था। हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम। ये है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की जो है बहन थी, मतलब बाबर की पुत्री थी। और ये हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम इसलिए की थी कि जो है जब अकबर नामा की रचना करवा रहे थे, तो उसमें जो है अपने पूर्वजों का भी कुछ इतिहास लिखना चाहते थे। तब उन्होंने एक आदेश दिया है कि जो लोग हमारे पूर्वज के बारे में, बाबर और हुमायूं के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन देगा, तो जो है तब जाकर के अकबरनामा में उसको मेंशन किया जाएगा। तो इस तरह से जो है गुलबदन बेगम ने ही जो है हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो ये है आपका जो सही क्रम है वो है डी कैसे है तो ये देख लीजिए। देवरा का युद्ध 1532 में जो है लड़ा गया, ठीक है। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, और सरहिंद का युद्ध 1555 में। देवरा का युद्ध तो जानते ही हैं जो है लड़ा गया था 1531 में। उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा देवरा नामक स्थान पर विद्रोह, तो 1531 होगा देवरा का युद्ध, 1531 में देवरा का युद्ध, है ना। शेर खां चौसा जो है आपका कहा गया, देवरा का युद्ध लड़ा गया था। गोमती के किनारे में है दौराह नामक स्थान था, जिसको देवरा कहा गया है। इसके बाद फिर 1539 में जो है चौसा का युद्ध, जिसमें शेर खां ने जो है शेरशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और इस युद्ध में भी जो है हुमायूं को पराजित किया था शेर खां ने। और उसके बाद फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में, जिसे बिलग्रिम का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें हुमायूं को यहाँ से निर्वासित हो जाना पड़ा, भाग जाना पड़ा यहाँ से। और उसके बाद फिर 1555 में सरहिंद की लड़ाई हुई, जिसमें जो है हुमायूं पुनः अपने अधिक क्षेत्रों को जो है अफगानों से छीना। ये है तो ये है 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो हजरत आला और सुल्तान दोनों की उपाधि जो है शेरशाह सूरी ने धारण किया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति जो थे वो थे हकीम खान। और अकबर के तरफ से जो थे वो थे आपका मान सिंह, ठीक है। मान सिंह अकबर की तरफ से, और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान एक अफगानी मुसलमान था। 1576 में जो है यह युद्ध हुई थी महाराणा प्रताप के साथ मुगलों के सेनापति मानसिंह और आसफ खान के बीच में। मानसिंह और आसफ खान मुगल की तरफ से थे और महाराणा प्रताप की तरफ से यही सेनापति थे। महाराणा प्रताप खुद थे और हकीम खान थे, ठीक है। तो ये है। बाद में इस युद्ध में पराजित होने के बाद महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध का सहारा लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था ये अकबर ने, ठीक है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया।
मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय वास्तविक रूप से जो है अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों में कर्तव्यों की व्याख्या, मतलब प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई। अकबर का शासन जो है सफल शासन माना गया है। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया, है ना। ये है 1562 में उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, जो कि जो है एक धार्मिक कर हुआ करता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। उसके बाद है अपने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत उसने बाल विवाह और सती प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया। ठीक है, ये चीज़ है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। कब? तो 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो उस समय सुलेमान करारनी जो है मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया और अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया था। तो मुनीम खान ही जो थे जो दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और 1574 में बिहार पर मुगलों का शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये है। बाद में टोडरमल भी आए थे बिहार, और जो है मान सिंह भी आए थे मुगल के तरफ से। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो भारत में जो है अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। गठन का बात पूछ रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी गठन 1599 में हुआ था और अकबर उस समय यहाँ पर जो है मुगल सम्राट थे। और लेकिन जब पूछा जाएगा कि भारत में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि का आगमन जो हुआ था 1608 में, तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 में ही। तो और जो है वो जहांगीर के समय में आया था। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय में हुआ है, लेकिन उसके प्रतिनिधि का आगमन, है ना, हॉकिंस का आगमन जो है आपका जहांगीर के शासनकाल में हुआ है। ये है। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55। एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमा-उद-दौला का मकबरा जो है आगरा में नूर जहाँ ने बनवाया था। नूर जहाँ के पिताजी थे एतमा-उद-दौला, उन्हीं अपने पिताजी का मकबरा जो है बनाया था। ये प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि ये वाइट संगमरमर से बनाया गया था आगरा में, और उसमें जो है एक जड़ाऊ का काम किया गया था। जड़ाऊ मतलब मोती वगैरह जो आपका कुछ कम कीमती वाले जो आपका जड़ाव जो होता है, कीमती पत्थरों की जरावट, है ना, सोने और कीमती पत्थरों की जरावट उसमें सजावट के तौर पर पित्रा-दोरा यही पित्रा-दोरा कहलाया है। ठीक है, पित्रा-दोरा का कार्य। मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बना था। ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। और अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा-दोरा का कार्य हुआ। पित्रा-दोरा का मतलब कीमती पत्थरों को जड़ाव किया गया था, है ना, एक डिजाइन बनाया गया था इसलिए। प्राचीनकारी या पित्रा-दोरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है आपको दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मतलब कीमती पत्थरों या अर्धकीमती पत्थरों को जड़ करके फूलों की नक्काशी करना, नक्काशी बनाना, यही होता था पित्रा-दोरा। ठीक है, ये है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। पित्रा-दोरा का मतलब वही है जो बताए। 57 नंबर, मध्यकाल में बंटाई शब्द क्या था? तो मध्यकाल में बंटाई शब्द जो था भू राजस्व का एक तरीका था, भू राजस्व वसूलने का। उसमें बंटाई का मतलब होता था लगान निर्धारण का एक तरीका था, जिसमें जो है फसल के उपज के आधार पर उसमें बांटा जाता था आधा भाग, है ना, इस तरह से। तो बंटाई शब्द तात्पर्य लगान निर्धारण से है, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था, मतलब एक अनुपात में बंटवारा हुआ था, वो निर्धारण किया जाता था शासक के द्वारा। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई थी, जिसमें से नस्क या मुक्तई व्यवस्था, जिसको कानकुत भी कहते थे, दूसरा नकदी या जब्ती व्यवस्था, और तीसरा गल्ली बख्शी या बटाई व्यवस्था। तो बटाई भी 3 प्रकार का होता था, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। खेत बटाई का मतलब होता था कि खरी फसल को ही बांट लिया जाना,
खरीफ फसल देखा, उसी के आधार पर कहा कि इतना राजा का होगा, इतना खेतिहर का होगा, मतलब कृषक का होगा। लंक बटाई का मतलब होता था कि जैसे फसल कट गया है तब आकलन होता था कि कितना इस कटे हुए फसल में से कितना बोझा राजा का होगा, कितना बोझा जो है कृषक का होगा। और रास बटाई का मतलब होता था कि जैसे अब उपज फसल कटने के बाद भी तैयार हो जाता था, दाना निकल जाता था, भूसा अलग हो जाता था, तो दाना का बंटवारा मतलब किस अनुपात में होगा, ये रास बटाई होता था। तो ये अलग अलग तरीका था, है ना, वसूलने का। 58 नंबर देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो चित्रकारी के लिए जो कारखाने बनवाए थे वो बनवाए थे आपके जो है हुमायूं, है ना। चित्रकारी में सबसे ज़्यादा अभिरुचि जहांगीर का था, लेकिन कारखाना जो सबसे पहले बनवाया था वो हुमायूं बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के आधार पर अगर देखें तो हुमायूं बनाया था। अब आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन जो है यह किया गया था अब्दुल समद और मीर सैयद के नेतृत्व में, मीर सैयद अली के नेतृत्व में। तो दो आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर तो इसलिए स्टार लगा दिया गया है, इस विवादित क्वेश्चन हो गया था इसीलिए। अब देखिए इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों का चित्रित करवाया था, अनेक ग्रंथों को। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा ही था। तो एक प्रश्न बनता है, अकबर ने सबसे पहले किस ग्रंथ को चित्रित करवाया था? तो वो दास्तान अमीर हमजा का। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना शुरू हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूरा हो गया। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। बदायूनी और शाहनवाज खान के अनुसार यह कहते हैं कि बदायूनी कहते हैं कि इनके तैयार करने में कितना वर्ष लगे? तो 15 वर्ष लगे। तो किसके नेतृत्व में यह तैयार हो रहा था? तो यह हो रहा था पहले सैयद अली के नेतृत्व में और बाद में अब्दुल समद के नेतृत्व में। तो दोनों आंसर हो गया ना, इसीलिए। ठीक है, देख रेख में यह 50 चित्रकारों ने इसे तैयार किया था, तो इसीलिए ए और सी दोनों आंसर होगा, इसलिए इसमें स्टार लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपियन पेंटिंग का जो प्रवेश है ये हुआ था आपका अकबर के काल में, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की। क्या ग्रहण की? तो मुगल चित्रकला तो पहले से चला ही आ रहा था, उसमें से जो यूरोपीय चित्रकला का जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा व्यक्ति विशेष का चित्रण करना और दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। ये दो चीज़ जो है आपके पुर्तगालियों से जो है मुगल चित्रकला में शामिल किया गया। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ जरूर हुआ था, ठीक है, लेकिन अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव जो है मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। ठीक है, अकबर के दरबार में मिस्कन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। मिस्कन जो है अकबर के दरबार में रहा करते थे, जो कि पुर्तगाली थे और पुर्तगाली चित्रकार थे। तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है कि अकबर के दरबार में वैसे यूरोपीय चित्रकार के नाम बताइए जो पुर्तगाली थे या यूरोपीय थे। तो यूरोपियन थे, तो यूरोपियन चित्रकार तो मिस्कन। ठीक है, अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ना। तो अकबर भी चित्रकला को अच्छा स्थान दिया, लेकिन जहांगीर के समय में जो है चित्रकला फला फूला, है ना, इसलिए स्वर्ण युग भी कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को। ठीक, तो ये है। उसके बाद देखिए दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? दसवंत और बशावन, तो वो थे अकबर के। दसवंत और बशावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था दसवंत के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से बीमार पड़ गया, है ना, और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल। अब देखिए सवाल पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे? तो दसवंत तो हो ही गए, बशावन भी थे, केशव लाल भी थे, मुकुंद था, मिस्कन जो कि यूरोपीय चित्रकार थे, फारूक और कलम, जगन्नाथ जो कि जगन्नाथ बाद में भी रहे हैं, है ना,
जहांगीर के दरबार में भी चित्रकार रहे हैं, महेश, ये सब है ना, कुछ प्रमुख चित्रकार रहे हैं। मुगल चित्र, अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर के काल में बहुत ही अच्छा से फला फूला चित्रकला, मुगल चित्रकला। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। पारखी मतलब परख रखने वाला, समझने वाला। मुगल शैली में होता क्या था कि एक ही चित्र को बहुत सारे लोग बनाते थे। एक ही चित्र में मुख कोई और बनाता था, अंग कोई और बनाता था, बाल कोई और बना रहा है, आँख कोई और बना रहा है। तो इस तरह की शैली थी मुगल शैली। तो जो है जहांगीर दावा करते थे कि एक ही चित्र में जो चित्रकार जो जिस अंग को बनाया है उसे मैं पहचान सकता हूँ, है ना। तो ये है, चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों के चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। ठीक है, तो इस तरह के मुगल चित्रकारी में जो प्रमुखता से जो स्थान मिलता था चित्रकार को, जो है चित्रकार जो होती थी, तो उसमें किन चीज़ों की चित्रकार होते थे? शिकार करता हुआ व्यक्ति, शिकार का चित्रकारी, युद्ध लड़ता हुआ चित्र, है ना, लड़ता हुआ युद्ध का चित्र, राजा के दरबार के दृश्यों, दरबार में जितने भी एक्टिविटी होते थे उन सारे दृश्यों का चित्रण हुआ करता था। तो यही सब कुछ विषय हुआ करते थे जिसका चित्रण हुआ करता था। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था। मतलब जहांगीर सिंहासन पर बैठे हैं और उसका चित्र अबुल हसन ने बनाया था, जिसे जहांगीर का आत्मकथा तुजु के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर भी लगाया गया था, फ्रंट पेज पर। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी मतलब किसकी देन थी, कौन लागू किया था? तो ये है अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य में जाप्ती प्रणाली लागू की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। जो भूमि सर्वेक्षण है ना, भूमि का सर्वे करना, भू राजस्व का निर्धारण करना, कितना राजस्व वसूला जाएगा इसका निर्धारण करने के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थे। ठीक है, एक वो भू राजस्व वसूलने का एक तौर तरीका था। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, जाप्ती प्रणाली। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है? मतलब यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। मतलब 40 स्तंभों का एक महल बना था और 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ठीक है ना, 40 स्तंभों का महल बना था, बहुत विशाल। तो वो बनाया था, जो है ये कहा है विलियम फिंच ने। विलियम फिंच ने क्या कहा है देखिए, इलाहाबाद में अकबर के द्वारा जो है, विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पैलेस ऑफ 40 पिलर्स किसने बनवाया और यह कहाँ था? तो इलाहाबाद में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोग ने काम किया था। ठीक है, अकबर के सौजन्य से इसे बनवाया गया था। ये है। तो कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है सुल्तान? तो कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते हैं जैनुल आबदीन। सुल्तान जो है जैनुल आबदीन ये है। अब ये देखिए, अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे जैनुल आबदीन, मतलब अकबर के जैसे ही थे वो। तो अब ये कश्मीर के स्थानीय शासक थे, है ना, जैनुल आबदीन, जो कश्मीर में शासन किया करते थे। तो कश्मीर का अकबर इसलिए इनको कहा गया क्योंकि अकबर के जैसा ये सोचते थे। धार्मिक सहिष्णुता थी, है ना, धार्मिक सहिष्णुता के साथ शासन प्रशासन को चलाते थे, है ना, भाईचारा के साथ। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया, जैसे अकबर भी करवाया करता था। इसी तरह से श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण भी उन्होंने दिया था जैनुल आबदीन ने। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है यह शुरू की थी जहांगीर ने। अब ये था क्या, इसको समझिए। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। एक चीज समझ लीजिए,
मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लागू किया था। और मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था कि व्यक्तियों को एक पद और प्रतिष्ठा दिया जाता था, जात और सवार पद दिया जाता था, और उसी के अकॉर्डिंग उन सारे पद जो भी जात और पद धारण करते थे उन्हीं के अनुसार उनको कुछ सैनिक रखना पड़ता था, और जहाँ युद्ध होता था तो उन सारे सैनिकों को लेकर आना पड़ता था। तो इसी को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। और उनके खर्चा चलाने के लिए उनको कुछ जागीरें दे दी जाती थी, है ना, कुछ ज़मीन दे दी जाती थी। तो इसमें जहांगीर कुछ बदलाव किया, मनसबदारी व्यवस्था में कुछ बदलाव किया और उसको 2 अस्पा और सिंहस्पा में बदलने का प्रयास किया। तो ये था इसमें कि मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। पहले जिस सवार पद या जात पद वाले को कितना घोड़ा रखना पड़ता था अपने सैनिक दल में, उससे 2 गुना सैनिक को रखना, घोड़े को रखना 2 अस्पा कहलाता था। और सिंहस्पा का मतलब हो गया कि अपने सवार पद के 3 गुना घोड़े रखना, ये सिंहस्पा कहलाता था। ये व्यवस्था जहांगीर के द्वारा, और जागीर इसके खर्चा के लिए उतना ही जितना पहले दिया गया था। ठीक है, तो ये है, तो चेंजेज लाया गया था जहांगीर के द्वारा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जो जड़ थी वो थी आपका काबुल, कंधार, ठीक है, और कुंदूज और गजनी। तो क्या थी? तो कंधार था। कंधार राज्य ही ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, और दोनों शासकों के साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर था। तो कंधार को लेकर के ही मुगलों और ईरानी शासकों के बीच में जो लड़ाई हुआ, और बाद में जो है नादिर शाह जो आक्रमण किया था, तो ये कंधार ही एक विषय था, है ना, एक मैटर था कंधार को लेकर के। हाँ, और भी कुछ कारण थे, लेकिन कंधार वाला भी एक रीजन है, नादिर शाह जो मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? तो दिल्ली में जो लाल किला है, पहले तो आगरा का लाल किला बना था, अकबर ने बनवाया था, लेकिन दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम से शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया, यमुना नदी के किनारे में। और यही शाहजहानाबाद नामक नगर में, जो कि अभी पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, शाहजहानाबाद नामक नगर में जो है अनेकों स्थापना किए, है ना। उसमें से एक स्थापना आपका लाल किला भी है। ठीक है, और भी कुछ मस्जिदें वगैरह, कुछ भवन वगैरह, इस सब का भी निर्माण किया। सुंदर वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है, रेड फोर्ट। चतुर्भुजाकार में यह किला बना है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1648 में पूर्ण हुआ, 1638 से शुरू हुआ और 1648 में पूर्ण हो गया। किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा रखा गया और दक्षिणी दरवाजे का नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया। ठीक है, तो ये है आपका रेड फोर्ट के बारे में। एक सवाल पूछा जाएगा कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो और ये अकबर ने, और दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां ने। ठीक है, तो ये है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो मुगल काल का स्वर्ण युग जो कहा है वो कहा है श्री एल श्रीवास्तव ने। ठीक है ना, AL श्रीवास्तव ने। जहाँ शाहजहां को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, क्यों कहा है? डॉक्टर AL श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्य युगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वो स्थापत्य को ज़्यादा महत्व देते थे। बहुत सारे बिल्डिंग्स, भवन, किला वगैरह, है ना, मोती मस्जिद वगैरह, ये सब का निर्माण जो है, ताजमहल वगैरह, ये सब का भी निर्माण हुआ है शाहजहां के शासनकाल में। तो वास्तुकला की दृष्टि से जो है यह सत्य भी माना जाता है, क्योंकि है ना, जो है वास्तुकला के क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। ठीक, तो ये चीज़ है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो वो था दारुल इस्लाम। मतलब औरंगजेब के द्वारा जो चलाए गए जिहाद का मतलब था दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता था, औरंगजेब के अनुसार दारुल इस्लाम का मतलब था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, मतलब काफिरों के देश को, है ना, मुस्लिमों के देश में बदलना।
औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के लिए जो लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में दारा सिकोह जो है इसी का एक भाई था, वो जो कि उदार था, है ना। इसके विरुद्ध जो है यह पूरा राज सिंहासन पाने के लिए कुरान के कानूनों को कठोरता से लागू किया और जो है सिंहासन पाने के लिए अपने भाइयों को ही मौत के घाट उतार दिया, है ना। ये है दारा सिकोह को भी मारा। इस तरह इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमानों को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, ये औरंगजेब मानते थे। और दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों मतलब दारुल हर्ब, गैर मुसलमान देश को वो दारुल हर्ब कहा करते थे, के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य में दारुल इस्लाम में ना बदल जाए। मतलब उनके कहने का मतलब था धर्म युद्ध तब तक जारी रखिए जब तक कि वह काफिरों का देश मुस्लिमों के देश में ना बदल जाए। यही था उनका जिहाद। 71 नंबर क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का, है ना, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु इनकी 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गया। तो जन्म जहाँ हुआ वहाँ भी बहुत बड़ा इनका जो है गुरुद्वारा बना हुआ है पटना साहिब में, और जहाँ मृत्यु हुई है इनका नांदेड़ में, इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। तो नांदेड़ महाराष्ट्र में भी इनका जो है बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है। तो ये है 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था कौन? तो लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था मुगल प्रशासन में। तो लोक आचरण मतलब लोगों का जो आचार विचार को जो है निगरानी रखने वाला, है ना, उसके अधिकारी को उसको कहा जाता था मुहतसिब। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण का विभाग था, उसका प्रधान था। उसका कार्य जो था प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना तथा प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री और वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। मतलब इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक स्थान पर बसाया गया, एक नए स्थान पर, उसका नाम था शैतानपुरी, ठीक है। तो ये है 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है क्या चीज़ को? तो मदद ए मास क्या था मुगल प्रशासन में? तो यह था आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मतलब जो भी विद्वान मुगल दरबार में रहा करते थे, मुगलों के लिए कार्य किया करते थे, तो उनको जो राजस्व मुक्त मतलब बिना राजस्व चुकाने वाला भूमि जो अनुदान में दी जाती थी, तो वो जो है वो कहलाता था मदद ए मास। विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाती थी, है ना, धार्मिक लोगों को, है ना, मौलाना वगैरह, पंडित वगैरह, ये सबको दिया जाता था। राजस्व मुक्त मतलब उसमें कोई राजस्व भी नहीं देना होता था, उस जमीन पर मदद ए मास कहा जाता था, ठीक है। इसे सयुरगाल भी कहा गया है ना। मदद ए मास वाले जो जमीन है उसे सयुरगाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सदर करता था। सदर, है ना, सदर नाम के अधिकारी होते थे, वो करते थे। सदर का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग ना होने पाए, है ना। ये नहीं कि अब मदद में लिए हैं और दूसरे को दे दिए, उसके एवज में पैसा वसूल रहे हैं। आपको मिला है, आप उसका जो है उपयोग करिए। इसी तरह से ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वो था आपका मोहम्मद शाह, ठीक है। और मयूर सिंहासन बनाया कौन था? तो शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया गया। करनाल की युद्ध हुई थी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के सेना के बीच में, और मोहम्मद शाह की सेना हार गई थी, जिससे नादिर शाह जो है दिल्ली पर चढ़ गया और वहाँ के लाल किला में घुसकर जो है ये कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले गया और बहुत सारे धन संपत्ति भी ले गए। तो समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशरफियाँ मतलब हीरे मोती जवाहरात वगैरह, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस, है ना, मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन भी ले गया, ईरान ले गया, ईरानी शासक था ये है। अगला है देखिए 75 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था तो वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बारे में यह कहा जाता है कि उस समय ये पटना के सूबेदार थे और जब वहाँ पर इनके पिताजी शासक हुआ करते थे, सम्राट। इनके पिता की मृत्यु हो गई मुगल सम्राट, तो तब जाकर के जो है यह अपने आप को शासक घोषित किया, पटना में ही अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली जा रहा था तो वहाँ के जो वजीर थे गाजी उद्दीन इसे दिल्ली घुसने नहीं दिया और यह निर्वासित जीवन 12 साल तक जीता रहा। ठीक है ना। तो 1759 से लेकर 1774 तक, लगभग 74 तक, हाँ, ये निर्वासित जीवन जीता रहा इलाहाबाद में, है ना। अवध के नवाब इनको आश्रय दिया था। ठीक, ये है। 1806 ईस्वी तक जो है यह फिर गद्दी पर बैठा मराठों के सहायता से, अली गौहर के नाम से। ये अली गौहर, है ना, शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर भी था। इनके पिता आलमगीर द्वितीय थे जिनकी मृत्यु के बाद वह बिहार में था। यही चीज़ है। तो मुगल बादशाह घोषित कर लिया अपने आप को, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते बिहार में रह रहा दिल्ली का सिंहासन 1760 से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। 72 में उसको जो है 74 नहीं, 72 होगा, 1772 में से दिल्ली पहुंच सका, वो भी मराठों की सहायता से। ठीक है। और तब से 1803 तक यह सम्राट रहा। ठीक है, ये है। उसके बाद 1803 में तो अंग्रेज के अधीन आ गया वो, है ना। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और पेंशनर बनकर रह गया। तब उसके बाद जितने भी शासक हुए सब पेंशनर बन के रहे। तो इस तरह से मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इतने सारे प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में पूछा गया है। तो इससे आप लोगों को यह जो है महसूस हुआ होगा कि कैसे कैसे प्रश्न को पूछा जाता है और हम लोगों को आगामी 67वीं बीपीएससी के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सेक्शन को कितना तैयारी करना चाहिए। और कुछ प्रश्न इतिहास में यह भी देखा गया है कि रिपीट होता है ना, बार बार पूछा जाता है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपको फिर से पुनः पूछे जाने की भी संभावना है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में 38वीं से लेकर के 66वीं तक में, उन सारे प्रश्नों का सीरीज को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।